टू माय चैनल विद न्यू वीडियोस। पिछले अपने वीडियो में बात कर रहे थे प्रतिरक्षा प्रणाली की यानी इम्यूनिटी सिस्टम की, पर आज का नया टॉपिक है कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। बहुत बड़ी चर्चा हो रही है इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा एक नया टॉपिक और बना दें तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो देखिए, नया टॉपिक है अपना कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत अपने केरला के अंदर जो मेडिकल टास्क फोर्स के सदस्य हैं उन्होंने ये रिकमेंड की थी ICMR से कि अपने को इसमें मंजूरी दी जाए और प्लाज्मा का उपयोग है वो इन्फेक्टेड व्यक्तियों के लिए किया जाए। तो ये कन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या, उसके बारे में बात करें तो ये कोई एक ह्यूमन है, इंसान है, जो किसी तरह से क्या है इन्फेक्टेड हो जाता है। और इन्फेक्टेड कब होगा? जब ये भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे घर पे नहीं रहता है और घर से बाहर से आने के बाद में अच्छी तरह से साबुन से हाथ नहीं धोता है, या फिर अन्य बहुत कारण हैं जो बाहर से सामान लेके आते हैं उनको अच्छी तरह से धोता नहीं है या एक तरह से निर्जमीकरण नहीं किया जाता है, तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो गया, किसी तरह से भी हो गया, ये वायरस है और संक्रमित हो गया। अब संक्रमित होने के बाद में इसमें बहुत सारे लक्षण हैं जो निमोनिया जैसे और सांस रुकने जैसी या सांस लेने जैसी स्थितियां इसमें आती है, और फिर ये आइसोलेट कर दिया जाता है। मतलब ऐसी जगह जहां पर क्या है इसको अलग कर दिया जाता है। तो अलग करने के बाद में क्या है, डॉक्टरों की देखरेख में इसका इलाज होता है, पर कोई प्रॉपर दवा या वैक्सीन यानी वैक्सीन तो बना नहीं, पर फिर भी ये ठीक हो जाता है। और अमेरिका के जो अपने ट्रम्प है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो हाइड्रोक्सीक्विनोन का अपने कोविड-19 के मरीजों को देने की रिकमेंड कर रहे हैं, पर हमारे देश के जो विशेषज्ञ हैं वो इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं बता रहे हैं कि इससे कोई इलाज होगा। ये अभी तक कोई वैद्य नहीं है, पर अपने नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे देशों को अपने डोनेट भी किया है या दान भी दिया है। पर अपने बात करते हैं नए जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अब ये जो ठीक हो जाता है, अब ठीक होने के बाद में ये क्या कहलाएगा? डोनर कहलाएगा या दाता कहलाएगा। एक तरह से ये डोनर कहलाएगा। अब डोनर क्यों कहलाएगा? क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रतिरक्षा है वो मानव के शरीर में किसी भी माइक्रोब्स के प्रति जनरेट होती है, तो इसमें क्या है एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। अब एंटीबॉडी है वो होती कहाँ है? पहले इससे अपने संबंधी बात कर लें कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर अपने प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। अब ये एंटीबॉडी है, यही क्या करेगा? दूसरे व्यक्तियों को जो कोविड-19 से क्या है संक्रमित है या इन्फेक्टेड है, वो ही उसके लिए क्या करेंगे, एक तरह से वरदान साबित होने वाले हैं या हो सकेगा, ऐसा मानना है। तो इसके ब्लड से क्या है, कई मापदंड होते हैं जो अपने डोनेट करते हैं या जब उससे अपने ब्लड लेते हैं और दूसरे को चढ़ाते हैं तो कुछ मापदंड है वो काम में लेते हैं। तो वो मापदंड क्या है? तो पहले बात करें पहले मापदंड की कि इसका जो ब्लड है वो कब लिया जा सकता है। मतलब जब ये कोरोना जो टेस्ट किया गया था और उसमें उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है,
नेगेटिव आती है तो अपने उसको क्या है 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, 14 डेज बाद इसका क्या है ब्लड है वो लिया जाता है। लेकिन ब्लड लेने से पहले क्या है इसका एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एलाइजा, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। अब ये टेस्ट है ना वो क्यों किया जाता है, इसका भी एक कारण है कि इसके जो डोनेटर होता है या जो दाता होता है उसके ब्लड में कितने प्रतिरक्षी, यानी मात्रा में कितनी प्रतिरक्षी जो मात्रा में बने हैं, या उसके ब्लड में कितनी मात्रा में प्रतिरक्षी है कि वो अगर लेंगे तो उससे क्या है वो मरीज इन्फेक्टेड है वो ठीक होगा या नहीं होगा, उसकी मात्रा का पता है वो एलाइजा टेस्ट से किया जाता है। और आजकल एलाइजा टेस्ट की डिमांड भी बढ़ गई है क्योंकि ये कन्वेंशनल जो प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत यानी चर्चा में है। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट करने से पहले एलाइजा टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में अपने करते हैं भारतीय जो मानक होते हैं या राष्ट्रीय मानक होते हैं उसके अनुसार ब्लड को क्या है 2 बार जांच की जाती है या 2 बार उसको जांचा जाता है, 2 बार जांच की जाती है। 2 बार जांच क्यों की जाती है, क्योंकि कोई भी उसके ब्लड में अगर माइक्रोब्स हैं या रोगाणु हैं या फिर कोविड-19 से उभर कर कोई वो ठीक हुआ है तो उसके वायरस भी कहीं हो ना, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है कि सीधा ही चला दें या चेक ना करें, तो 2 बार उसकी जांच की जाती है। तो अब इसके शरीर से जो ब्लड निकलता है ना वो एस्पेरेसिस विधि द्वारा निकलता है। एस्पेरेसिस विधि क्या होती है कि जब ब्लड निकालते हैं तो उसमें से कुछ अवयव यानी जो प्लाज्मा है या प्लेटलेट्स है वो ही निकाले जाते हैं और जो बाकी बच जाता है ब्लड वो वापिस डोनेटर को दिया जाता है या जो दाता होता है उसको वापिस दिया जाता है। मतलब ब्लड दिया जाता है, ब्लड ले लिया और ब्लड में से क्या निकाला प्लाज्मा और प्लस प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु ही इसके शरीर से निकाले जाते हैं और वापिस जो बचता है ये निकालने के बाद जो ब्लड में बचता है वो वापिस डोनेटर को या दाता को दिया जाता है। अब बात करें कि एक जो कोविड-19 इन्फेक्टेड था और वो ठीक हो गया है, उसमें प्रतिरक्षी बन चुके हैं, वो कितना प्लाज्मा है वो दे सकता है, मतलब उससे अपने कितना ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जा सकता है। तो एक्सपर्ट के अनुसार डॉक्टर अनूप हैं जो मेडिकल टास्क फोर्स केरला से हैं और डॉक्टर अनूप बताते हैं ये मैंने पत्रिका में पढ़ा था और वो कहते हैं कि 800 ml प्लाज्मा लिया जाता है, 800 ml प्लाज्मा लिया जाता है और इसके अंदर से 200 ml प्लाज्मा ये दूसरा क्या है इन्फेक्टेड है, कोविड-19 से संक्रमित है, वायरस से इन्फेक्टेड है यानी ये पेशेंट है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, इसको 200 ml क्या है प्लाज्मा दी जा सकती है और ये उसके लिए क्या होती है सफिशिएंट होगी, ऐसा माना जाता है, ये माना जा रहा है। तो मतलब ये मानिए कि 800 लिया और 200 चलाई तो 4 व्यक्तियों के लिए क्या होगा, 4 व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं इससे ठीक हो सकते हैं या 800 ml 4 व्यक्तियों में चलाया जा सकता है।
तो ये अपने आप में बहुत अहम बात है, और ये होगा तो बहुत ज़्यादा अपने को काबिलियत मिलेगी कि बहुत सारे जो रोगी हैं वो ठीक होंगे। अब बात करते हैं अपने कि ये प्लाज्मा थेरेपी ही क्यों आवश्यक है, या यही अपने रिसर्च इस पे क्यों कर रहे हैं। तो पहला कारण तो ये है इसका कि एक इसका प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, मतलब प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। ऐसे तो अपने बहुत सारी दवाएं दे रहे हैं जो निमोनिया संबंधी है, सांस संबंधी है, वो श्वसन संबंधी दे रहे हैं, पर मेडिसिन प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए क्या है, अपने को प्लाज्मा थेरेपी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। एक दूसरी जो बात ये है कि शताब्दियों में, जो पिछली शताब्दियों में क्या है, जैसे सार्स है, बर्ड फ्लू है, या H1N1 वायरस है, ये वायरस जनित रोग हुए थे, और उनके लिए क्या है, प्लाज्मा थेरेपी का ही यूज किया गया था, और उनसे क्या हमें काफी सफलता भी मिली थी। तो इसीलिए क्या है, ये एक तरह से क्या है, प्लाज्मा थेरेपी है वो अपने काम में लेंगे। यानी बर्ड फ्लू के अंदर क्या था, H1N5 वायरस था, यानी उसका जो नाम था वो, और जो स्वाइन फ्लू है उसको अपने ये H1 और N1 था। तो इस तरह से क्या है, उनके लिए क्या है, ये प्लाज्मा थेरेपी ही क्या है स्टिक बैठी थी, और वो ठीक भी हुए थे। इसीलिए हमने दो कारण है जो अपने ले रहे हैं। अब बात करें कि ये कितनी महंगी होगी, मतलब प्रत्येक पेशेंट को अगर प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है तो 2 से 2,500 रुपए, 2,000 से 2,500 रुपए अपने एक पेशेंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो अपने समझते हैं इकोनॉमी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। पर अब क्या हुआ, ये प्लाज्मा थेरेपी है वो चाइना एंड कोरिया, साउथ कोरिया में क्या है, इस पे रिसर्च चल रहा है, और काफ़ी हद तक उसमें अपने काबिलियत पाई भी है उन लोगों ने, और हो सकता है कि अपने इंडिया के अंदर भी क्या है इसमें अपने काबिल हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर अपने देश में इस प्लाज्मा थेरेपी से जो होगी, तो एक उम्मीद की किरण है। जो इन्फेक्टेड कोरोना वायरस से हैं, या नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, तो उनके लिए उम्मीद की किरण साबित होगी, और इससे संबंधित बातें हैं अपने कोरोना वायरस से और भी करेंगे। और उसके बाद में अपने एक टॉपिक वैक्सीनेशन का बता रहे थे, हो सकता है कि उस पर अगर टाइम मिला तो मैं जल्दी वो वैक्सीनेशन है आपको बताऊंगा, और वो इसी अपने कोरोना वायरस से संबंधित ही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।